कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आज हम देखेंगे इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक संयोजक अव्यय। इलेटिव माने रिजल्टिंग। इसमें मुख्यतः दो कंजंक्शन आते हैं, सो और फॉर। सो is used to show the reason for something and to show the result of something. Used to show the purpose of something। तीन सेंस में आता है सो। पहला है रीजन, दूसरा है रिजल्ट, तीसरा है पर्पज। किस चीज़ का कारण बताना हो तो सो का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में। ऐसे सो एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है और नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। पहले देखते हैं कंजंक्शन के रूप में इसका प्रयोग। पहला, टू शो द रीजन फॉर समथिंग। इट वॉज स्टिल पेनफुल सो आई वेंट टू सी ए डॉक्टर। यहां रीजन बतलाता है। इट वॉज स्टिल पेनफुल, अभी भी दर्द, सो आई वेंट टू सी ए डॉक्टर। So I went to see a doctor। यहाँ जो सो है रीजन बतलाता है जाने का। दूसरा एक है रिजल्ट बतलाता है, रिजल्ट ऑफ समथिंग। इट इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग। नथिंग मोर वाज हर्ड फ्रॉम हिम सो दैट वी बिगैन टू वंडर। सो यूजुअली फॉलोड बाय दैट। अक्सर इसके बाद दैट का प्रयोग होता है। Nothing more was heard from him। ये हो गया रीजन। रीजन दिखलाता है। और ये है एक रिजल्ट दिखलाएगा। नथिंग मोर वाज हर्ड फ्रॉम हिम। So that we began to wonder। सो के बाद दैट का प्रयोग किया गया। So that we began to wonder। यहाँ रिजल्ट बतलाता है। इन ऑर्डर दैट, ताकि। एक और है, इट इज यूज्ड टू शो द पर्पज ऑफ समथिंग।
उद्देश्य बतलाता है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट ही वुड बी रेडी इन टाइम, ये पर्पज बतलाता है। सो क्यों कठिन परिश्रम किया, इसलिए उद्देश्य है। He worked hard so that he would be ready in time. ये पर्पज बतलाता है। तो इस तरह से शो कंजंक्शन के रूप में रीजन, रिजल्ट और पर्पज तीन उद्देश्य के लिए होता है। एडवर्ब के रूप में यदि हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से वो एडजेक्टिव के पहले वर्ब, एडवर्ब तीन को मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब है। जैसे हमने कहा सो सैड, तो सो सैड का मतलब हुआ कि सो यहाँ एडवर्ब है, शायद को मॉडिफाई कर रहा है। ही वर्कड सो हार्ड, सो जब दो वर्ड कंजंक्शन क्लॉजेस सेंटेंस जोड़ता है फ्रेजेस को तो वो कंजंक्शन है। ये तो डिफरेंस शुरू से नजर आ रहा है। लेकिन किसी क्रिया को मॉडिफाई किया, एडवर्ब को मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया तो वो एडवर्ब है। तो इस तरह से सो सैड, सो हार्ड, ये एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कंजंक्शन के तीन हमने देखा। अब देखते हैं फॉर। स्ट्रॉन्ग में फॉर प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों है। प्रीपोजिशन भी है, जैसे हमने प्रयोग कर दिया फॉर हिम, फॉर यू, फॉर देम, फॉर आम, तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो प्रीपोजिशन है फॉर। लेकिन जब कंजंक्शन का काम करेगा ज्वाइनिंग तो कंजंक्शन होगा। अब ये जो फॉर है, यू टू इंट्रोड्यूस द रीजन फॉर समथिंग, यदि रीजन बताए तो कंजंक्शन होगा, इलेटिव कंजंक्शन फॉर। अंतिम आर को साइलेंट कर सकते हैं जगह जगह के उच्चारण के अनुसार। वीक प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रांग प्रोनाउंसिएशन दोनों है इसका। प्रीपोजिशन कंजंक्शन दोनों है। प्रीपोजिशन का रूप मैंने बताया। अब रीजन फॉर समथिंग, कारण भी बताता है। फॉर जैसे सो बताया, आई बिलीव्ड हर, फॉर शी डोंट लाई टू मी, यहां फॉर रीजन बता रहा है। आई बिलीव्ड हर, उस पर विश्वास मैंने किया। फॉर रीजन, क्यों? शी वुडंट लाई टू मी। अब कुछ भी लिख सकते हैं आगे। सी
टेल ए लाई, शी वुडंट लाई टू मी, टेल ए लाई। यह रीजन बता रहा है फॉर। के लिए, कारण, के लिए हो गया, फॉर हिम फॉर यू प्रीपोजिशन है, रीजन बता रहा है कंजंक्शन है। अब एक चीज़ और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, ये महत्वपूर्ण कंजंक्शन कुछ हैं जिनको हमने याद किया है फाइन वॉइस के रूप में। फाइन वॉइस याद करने के लिए फॉर, एंड, नॉर, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट, और, येट और सो, ये महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसमें एंड, नॉर, और ये तो कंजंक्शन ही है। एंड, नॉर, और कंजंक्शन के रूप में इनका प्रयोग होता है। लेकिन फॉर, जैसे मैंने कहा कि प्रीपोजिशन भी है, इसी तरह से बट, फॉर, बट, येट, सो, कंजंक्शन के साथ साथ इनका अन्य भी प्रयोग है। व्याख्या के क्रम में मैंने इसे बताया। लेकिन एंड, नॉर, और जो है ये कंजंक्शन ही है। ये वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस को जोड़ता है। और फॉर है, येट है, सो है, बट है, कंजंक्शन के साथ साथ इनका और काम है। दूसरा चीज़ है कि फॉर, येट, सो, ये मेन क्लॉजेस को ही जोड़ते हैं। कंजंक्शन का यदि काम करें तो ये मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं। लेकिन एंड, बट, आर, नॉर सभी वाक्यांशों को जोड़ते हैं। वर्ड को भी जोड़ेंगे, फ्रेज को भी जोड़ेंगे, क्लॉज को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन फॉर, येट, सो मेन क्लॉज के जोड़ने के लिए ही काम में आता है। ये रहे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पूर्व में चर्चा मैंने किया, उसके बाद ये रिलेटिव कंजंक्शन, सो, ऑफ, फॉर। इसमें ये भी हमने देखा है कि कंजंक्शन कौन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, एडवर्ब है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज से डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए कहलाते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से। आज 3 पर चर्चा करेंगे हम। दैट, इफ, वेदर। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें है दैट, इफ, वेदर। 3 महत्वपूर्ण है। दैट, इफ और वेदर। वे, हो का उच्चारण नहीं, वेदर। जैसे वाट, बाई, व्हेन, वेयर, इस तरह से वेदर। अब दैट जो है यह डिटर्मिनर भी है, प्रोनाउन भी है, एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। शब्दों को एक साथ देखने से थोड़ा क्लियर अंतर समझ में आता है। डिटर्मिनर तब होता है
जब नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, दैट बॉय इज माई ब्रदर, दूर की चीज को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट बुक, तो दैट बुक, दैट बॉय, दैट मैन, दैट प्लेस, दैट टाइम, नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ इसलिए डिटरमिनर। प्रोनाउन, दैट इज ए बुक, दैट प्रोनाउन है। एडवर्ब कैसे है? आई कैंट वॉक दैट फार, एडवर्ब हो गया, मैं उतनी दूर नहीं टहल सकता। आई कैन वॉक दैट फार, FAR, फार, एडवर्ब हो गया। अब कंजंक्शन के रूप में इसका प्रयोग हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में जितना हम दैट का प्रयोग करते हैं वो सब कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो नाउन क्लॉज को जोड़ता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, क्लॉज की चर्चा के समय देखेंगे इसको। लेकिन यूड आफ्टर सम वर्ब्स, एडजेक्टिव, नाउन्स के साथ ये प्रयोग हो सकता है। जैसे आई टोल्ड अस या ही टोल्ड अस दैट रेन हैड फॉलन। कुछ भी नरेशन के जो नियम जानते हैं वो जानते हैं। तो वहां दैट का जो प्रयोग हुआ कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज से। He told us that आगे कुछ भी लिख सकते हैं हमने कहा कि रेन हैड फॉलन, हेड लग गया क्योंकि इधर रिपोर्टिंग साइड पास्ट टेंस में है। नरेशन की चर्चा के समय देखेंगे इसको। ये पास्ट टेंस में है टोल्ड, इसलिए यहाँ हेड पास्ट टेंस में रहा। वो प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल गया, हैज हेड में बदल जाता है। ये दैट जो यहाँ प्रयोग हुआ है यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। शी सेड दैट द स्टोरी वाज ट्रू, शी सेड दैट ट्रू, द स्टोरी इज ट्रू होगा, वाज ट्रू हो गया क्योंकि पास्ट टेंस है। आई नो दैट व्हाट यू से इज राइट, दैट, ये सब कंजंक्शन का उदाहरण है। एक चीज और है कि यदि बिलीव क्रिया के रूप में बिलीव, प्रियूम, सपोज, होप, थिंक, बी अफ्रेड के बाद दैट छिपा रहता है। आई होप यू आर वेल, इसे मुझे कहना है कि आई होप दैट की, इसको छिपा सकते हैं, यू आर वेल, ये दैट छिपा है तो होप के बाद दैट छिप गया। ऐसे कौन कौन सी क्रियाएं हैं? बिलीव है, बिलीव, आई बिलीव, दैट नहीं लेके छिपा सकते हैं उसको। प्रियूम है, सपोज है, थिंक है,
बी अफ्रेड है। दैट के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन क्रियाओं के बाद बिलीव, प्रिज्यूम, सपोज, होप, थिंक, बी अफ्रेड 6 क्रियाएं हैं जहाँ दैट अंडरस्टूड रह सकता है, छिप सकता है वहाँ। आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक दैट छिपा दिया हम। होप के बाद, थिंक के बाद, बिलीव के बाद, प्रिज्यूम के बाद दैट छिपा सकते हैं। ये दैट का प्रयोग रहा डिटर्मिनर के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में, कंजंक्शन के रूप में। डिटर्मिनर दैट बुक, दैट बाय, प्रोनाउन दैट इज ए बुक, एडवर्ब दैट फॉर, कंजंक्शन नरेशन में देखा मैंने, कहाँ छिपा सकते हैं ये देखा, ये कंजंक्शन है दैट। इसका साधारण उच्चारण है दैट और स्ट्रांग फॉर्म है दैट, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं, हमेशा स्ट्रांग बोलते हैं दैट। अब इफ का प्रयोग देखते हैं हम। इफ ये कहाँ प्रयुक्त होता है? इट इज यूज्ड टू से दैट वन थिंग कैन हैपन, विल हैपन और माइट हैपन। कोई चीज हो सकता है, होगा या हो सकता है, और बी ट्रू और सत्य हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन अनदर थिंग, दूसरे पर निर्भर है। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हैपनिंग और बीइंग ट्रू, दूसरे कथन के सत्यता और घटित होने पर कोई चीज़ निर्भर है, वहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं। इट्स यूज्ड टू से दैट वन थिंग कैन, विल और माइट हैपन और बी ट्रू डिपेंडिंग ऑन अनदर थिंग हैपनिंग और बीइंग ट्रू। उदाहरण के लिए, इफ यू सी हिम, एक पर दूसरा निर्भर है। यदि एक सही है दूसरा सही है। इफ यू सी हिम, यदि आप उससे मिलते हैं, मिलेंगे। गिव हिम दिस नोट, एक पर दूसरा निर्भर है। इफ यू सी हिम, give him this note, if you see him give him this note। यदि आप उससे मिलते हैं तो उसे यह नोट। एक जगह इफ का अर्थ हो जाएगा when, whenever, every time। इफ मेटल गेट्स हॉट, यदि धातु गर्म होती है तो इट एक्सपेंड्स, एक पर दूसरा। इफ मेटल गेट्स हॉट तो इट एक्सपेंड्स। तो यह फैलती है यदि गर्म होती है। अब यहाँ इफ का प्रयोग हम व्हेन के रूप में भी कर सकते हैं। इफ मेटल गेट्स हॉट इट एक्सपेंड्स, यहाँ व्हेन के सेंस में प्रयोग है। व्हेन मेटल गेट्स हॉट या व्हेन एवर मेटल गेट्स हॉट
या एवरी टाइम, जब भी, हमेशा धातु गर्म होगी तो फैलेगी। तो इफ का एक प्रयोग है, व्हेन के अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है इफ का। एक प्रयोग हुआ डिपेंडिंग वन थिंग ऑन अनदर थिंग, दूसरा है व्हेन, व्हेनेवर और एवरी टाइम के रूप में इसका प्रयोग। तीसरा प्रयोग है इसका कि यूड विथ विल और वुड टू आस्क समबडी पोलाइटली टू डू समथिंग। किसी से जब हम कुछ पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक कुछ कहते हैं, अनुरोध करते हैं, तो विल और वुड के साथ ही इसका हम प्रयोग करते हैं। वहाँ कुछ पोलाइटली कहना है। इफ यू विल सिट डाउन, विल के साथ प्रयोग हुआ इसका। यहाँ पोलाइटली सेइंग समबडी, टू आस्क समबडी पोलाइटली, क्या? टू सिट डाउन। इफ यू विल सिट डाउन आई विल गिव यू ए बुक। ये हो गया व्हेन, व्हेनेवर की जगह पर। ये निर्भरता दिखाता है, व्हेन, व्हेनेवर या एवरी टाइम। इफ you will sit down, बैठने के लिए पोलाइटली कहा जा रहा है आई विल गिव यू ए बुक। तो मैं आपको एक किताब दूंगा। To ask somebody politely something। एक है चौथा प्रयोग है इफ का कि यूड आफ्टर आस्क, नो, फाइंड आउट, वंडर टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ टू और मोर पॉसिबिलिटीज। एक या अधिक संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किन किन चीजों के बाद? आस्क, नो, फाइंड आउट, वंडर, चार क्रियाओं के बाद क्या करने के लिए? कि वन ऑफ टू और मोर पॉसिबिलिटीज। आई वंडर, वंडर के बाद आस्क के बाद, नो के बाद आई नो इफ, आई आस्क इफ, आई फाउंड आउट इफ, आई वंडर इफ आई शुड वियर ए कोट और नॉट। वंडर के बाद इफ का प्रयोग हो गया। क्या? एक संभावना के लिए आई वंडर इफ आई शुड वियर ए कोट और नॉट, मुझे कोट पहनना चाहिए या नहीं। तो किन चीज़ों के बाद? आस्क के बाद, नो के बाद, फाइंड आउट के बाद और वंडर के बाद। एग्जाम्पल के रूप में एक मैंने वाक्य बोला कि आई वंडर इफ आई शुड वियर ए कोट और नॉट। चार प्रयोग हमने देखे इफ के। ये एक इफ का प्रयोग। चार प्रयोग है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगला है
वेदर, वेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? यू टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज, दो संभावनाओं के बीच में हम चॉइस या डाउट का भी एक्सप्रेशन करते हैं। यू टू एक्सप्रेस डाउट और पॉसिबिलिटीज, डाउट और चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज। वेदर, वेदर चाहे या न चाहे या नहीं। ही सीम्ड अनडिसाइडेड वेदर टू गो और स्टे, वेदर टू गो और स्टे, जाए कि ठहरे, दो संभावनाओं में एक चॉइस और डाउट का हम प्रयोग करते हैं। आई विल सी फेदर सी एट होम, तो डाउट और चॉइस के लिए वेदर का हम प्रयोग करते हैं। डाउट और चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज। आई एम गोइंग वेदर यू लाइक इट और नॉट, डाउट और चॉइस के लिए आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आप इसे चाहें या न चाहें, पसंद करें या न करें। आई see whether she is at home, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम नरेशन बनाते हैं तो इफ या वेदर का वहाँ प्रयोग करते हैं। आई विल सी वेदर सी इज एट होम, मैं देखूंगा कि वह घर पर है, क्या वह घर पर है, मैं देखूंगा क्या वह घर पर है क्या, वहाँ भी इफ या वेदर का हम प्रयोग करते हैं। तो वेदर का प्रयोग तो मैंने बताया कि डाउट और चॉइस व्यक्त करने के लिए दो संभावनाओं में से है या नहीं, कि या नहीं। तो इस तरह से हमने देखा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत तीन कंजंक्शन दैट, इफ और वेदर का प्रयोग। अन्य बहुत से अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, उनका प्रयोग विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंपैरिजन में देखते चलेंगे। और इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या कुछ समानताएं हैं, उनका लोकेशन क्या है, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ रखने से अर्थ में क्या फर्क पड़ता है, और पंक्चुएशन भी उनके अंतर्गत देखेंगे आगे। थैंक यू।